अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, एज़ यू ऑल नो दैट कि हमारी पाकिस्तान नेवी कैडेट की E20 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई, जिसमें हम एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बहुत से आम तरीन सवालों को देखेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, आपको डिटेल में समझाएंगे भी। और आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, ज़्यादा क्वेश्चंस हम डालेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि हमारे क्वेश्चंस जल्द से जल्द कंप्लीट हो सकें। अच्छा जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय इट्स सरफेस इज इक्वल टू डैश। अच्छा जी, जो एंगल अगर हम एक सबटेंडेड एंगल बना रहे हैं सेंटर ऑफ स्फीयर में, यानी कि एक स्फीयर के सेंटर में हम एक एंगल बना रहे हैं, ठीक है, उसका हमें सरफेस एरिया बताना है कि कितना होगा। ठीक है, एरिया ये तो वैसे एक फार्मूला है, बेसिकली ये फार्मूला तो रटने वाली चीज़ होती है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझा भी देता हूँ कि कैसे एंगल बन रहा है ये। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लोग जो है मान लेते हैं ये एक स्फीयर आ गया। ठीक है, हमारे पास ये क्या है, एक स्फीयर, इसका हमारे पास एंगल, हमने सबटेंडेड एंगल इसमें बनाना है। ठीक है, तो सबटेंडेड एंगल बना देंगे, ये हम सेंटर बना दिया हमने। ठीक है, अच्छा ये सेंटर बिल्कुल बीच में नहीं लगा मुझसे, लेकिन हमने बना दिया। अब ये जो है हमारा एक एंगल बन गया। ठीक है, ये जो एंगल हमारा बना है ये किस शेप में बन गया, ये इस शेप में हमारा एक एंगल बन गया है ना, ये जो मैंने बनाई ये शेप। अब इस शेप में जो एंगल बन गया ये हमने सबटेंड करा है। ये कहाँ से, सेंटर ऑफ स्फीयर से, स्फीयर के सेंटर से हमने एक एंगल निकाला है। अब इस एंगल को हम सबटेंडेड एंगल, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है, लेकिन इसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल वो एंगल होता है जो 3D होता है, यानी कि जिसके 3 व्यू आ रहे होते हैं, 3 तरह से हम देख सकते हैं। 3D शेप आपने देखी होंगी ना, आगे से, पीछे से, साइड से, ऊपर से और नीचे से, तीनों जगह से नज़र आ रही होती है। एक 2D शेप होती है, 2D शेप, 2D एंगल किस तरह का होता है, प्लेन एंगल। एक सॉलिड एंगल ये जो हमने निकाला ये 3D होता है, एक होता है प्लेन एंगल जो हम लोग 90 डिग्री का एंगल जो हम पेंसिल से लगाते हैं, ये प्लेन एंगल होता है, ये 2D होता है। ठीक है, तो ये जो सबटेंडेड एंगल निकाला है ना हमने, इसका हमें बताना है सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया, अब ये जो सबटेंडेड एंगल है इसका जो सॉलिड एंगल है, बेसिकली ये सॉलिड एंगल बोलते हैं इसको हम। किस चीज़ में इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है हमारे पास टी रेडियंस। जैसे रेडियंस होता है ना एक यूनिट, तो इसी तरह इस सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है टी रेडियंस। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको जल्दी से, इतना आपको समझ आ गया। अब इसका जो एरिया है वो हम आपको बताते हैं MCQ में। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। ए पर है 4/3 पाई रेडियन, बी पर है 4/3 पाई टी रेडियन, सी पर है 4 पाई टी रेडियन एंड डी पर है 2 पाई टी रेडियन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 4 पाई टी रेडियन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ 7.635 एंड 4.81 आर टू सिग्निफिकेंट नंबर्स, देयर मल्टीप्लिकेशन इन सिग्निफिकेंट डिजिट इज। अच्छा जी, दो नंबर्स दिए हुए, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे मल्टीप्लाई तो करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वर्ड लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट नंबर। सिग्निफिकेंट नंबर्स क्या होते हैं, देखें, कोई भी नंबर हो ना वो सिग्निफिकेंट होता है सिवाय ज़ीरो के, यानी कि ज़ीरो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है, बाकी जितने भी डिजिट्स होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास कोई भी ज़ीरो वाला डिजिट नहीं है। 7.635 है, 4.81 है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिग्निफिकेंट ही आएगा, क्योंकि नंबर्स ही सिग्निफिकेंट हैं, तो इसमें तो ज़ीरो है ही नहीं, तो ये सिग्निफिकेंट नंबर है। इनको जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल मेथड, जैसे मल्टीप्लाई होता है सिग्निफिकेंट उसी तरह मल्टीप्लाई होंगे। जल्दी से मल्टीप्लाई करके आपको आंसर बताते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर हम देख लेते हैं अपनी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी हमारी। 7.635 मल्टीप्लाई बाय 4.81। अच्छा, ये सिंपल तरीका, मैं बहुत इजी तरीका बताऊंगा, अब आप भूल जाएं कि ये पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स को फ़िलहाल आप भूल जाएं, आखिर में पॉइंट्स को देखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें। 5 1 ज़ा 5, 3 1 ज़ा 3, 1 6 ज़ा 6, 1 7 ज़ा 7। मल्टीप्लाई का साइन, 8 5 ज़ा 40, 4 ऊपर कैरी चला गया, 8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 4 कितना होता है 28, तो 8 नीचे आ गया, 2 ऊपर, इधर 6 के ऊपर कैरी चले गया, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, तो ये 50 हो गया। ऊपर 2 कैरी का ऐड करेंगे तो 0 इधर आ जाएगा, 5 ऊपर कैरी चले जाएगा। 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 48, 8 7 ज़ा कितना होता है, 8 7 ज़ा 56, 56 में 5 कैरी ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 61। ठीक है, फिर अगेन इधर हम डाल देंगे क्रॉस,
उसके बाद जो है 4 5 ज़ा 20, ये 2 पर कैरी चले गया। 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 कैरी वाला कितना हो गया 14। 1 इधर आ गया और ये 4 इधर आ गया, 1 ऊपर कैरी चले गया। 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24 प्लस 1 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 का 5 इधर आ गया, 2 पर कैरी चले गया। ठीक है, 7 4 ज़ा कितना होता है 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 30 हो गया टोटल। ठीक है, तो ये 30 आ गया। अब इनको हमने ऐड कर देना है, तो 5 एज इट इज़ आ गया, 3 भी एज इट इज़ आ गया। 8 प्लस 6 कितना होता है हमारे पास, 8 में 6 ऐड करें तो 14 होता है। 1 ऊपर कैरी चले गया। 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 4 12, 1 ऊपर कैरी गया। 5 प्लस 2 7 0, अच्छा जी सॉरी 6 आ जाएगा। 6 प्लस 0 कितना होता है 6 होता है, फिर उसके बाद 3 आ जाएगा। 3 6 7 2 4 3 5। अब हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स थे पॉइंट के बाद, हमें पॉइंट भी लगाना है ना बीच में, तो 4 के बाद पॉइंट था, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थे तो ये 2 हो गए, और 6 3 5 से पहले पॉइंट था तो ये 2 और 3 5 हो गए। तो 5 डिजिट से पहले हम पॉइंट लगा देंगे। अब 5 डिजिट कौन से हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 36.72435 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। अच्छा जी, दो फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है 2f। दो फोर्सेस है जिनका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है 2f आ रहा है। इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्सेस है, अच्छा जी, दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड 2f आ रहा है और जो एक फोर्स होगी उसका मैग्नीट्यूड f होगा। तो इनके दरमियान अब हमें इन दोनों फोर्सेस के दरमियान जो एंगल है वो बताना है। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला मैं यहाँ पर बता देता हूँ। आप लोग खुद सॉल्व करिएगा, आपको आंसर मैं भी बता दूंगा, आंसर भी बता दूंगा, आप फार्मूला भी बता दूंगा। बाकी आप लोग उसकी डेरिवेशन खुद सॉल्व करिएगा, तभी आपको आंसर की कन्फर्मेशन हो सकेगी। अच्छा जी, ये फार्मूला मैंने ऊपर लगा दिया, देखें। आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा। अब देखें आर की जगह जो है ना, आर जो है इज इक्वल्स टू से पहले आर की जगह 2f आ जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड हमारे पास 2 है, और f1 की जगह f1 स्क्वायर की जगह f आ जाएगा क्योंकि एक फोर्स हमारी f है, एक मैग्नीट्यूड f है और दूसरा मैग्नीट्यूड f2 की स्क्वायर की जगह भी f स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2f1 प्लस f2 की जगह आ जाएगा 2f। ठीक है, जस्ट 2f आ जाएगा कॉस थीटा। फिर इसको आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा जो कि होगा 0 डिग्री। 0 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा स्टूडेंट, तो यहाँ पर देख लेते हैं आई डॉट, क्वेश्चन नंबर 4, आई डॉट के क्रॉस जे वेक्टर प्रोडक्ट हमें बताना है, इसका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अब तो यहाँ पर सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। के क्रॉस जे, के क्रॉस जे का ये मैंने पिक्चर ऐड करी, इसमें देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। के क्रॉस जे बराबर है माइनस आई के, यानी माइनस आयोटा के बराबर है। तो माइनस आयोटा और आयोटा यानी कि आई और आई किसके बराबर होते हैं, आई और आई को जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 1 के बराबर होता है। तो उसके साथ जब माइनस लग जाएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा जो कि है -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द 3 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एक्टिंग ऑन 3 साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा जी, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है, ट्राइंगल तो जो 3 साइड्स होती हैं जिसके 3 कोने होते हैं वो ट्राइंगल कहलाता है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर हों, कोई भी अलग नहीं हो एक दूसरे से ना, तो तीनों बराबर होती हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब 3 वेक्टर्स हैं, यानी कि वेक्टर्स का मतलब 3 एरो हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के कोनों पे। ठीक है, अब वो जो है बराबर के एरो हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल पे बराबर के एरो हैं, तो उनका जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट है जो वो क्या होगा हमारे पास। तो उसको पता करने के लिए जो एंगल बन रहा है ना हमारा, जो एरोज जो हैं, वेक्टर्स जो बने हुए हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल पे, तो वहाँ पे जो ट्राइंगल पे जो एरोज का के दरमियान जो है एंगल जो बनेगा वो 120 डिग्री बनेगा हर किसी का, तीनों का। ठीक है, बाहर से अगर हम देखेंगे ना तो एरोज के दरमियान 120 डिग्री का एंगल बनेगा। अब 120 डिग्री के 3 एंगल हो जाएंगे तो तीनों एंगल सेम है तो वो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा जो कि है 0। ठीक है, अब कैंसिल आप बोलेंगे कैसे हो रहे हैं 120 डिग्री के 3 एंगल, अगर सेम एंगल होंगे तो हमेशा कैंसिल हो जाएंगे, अगर डिफरेंट होते तो कैंसिल ना होते। और ये कैंसिल क्यों होंगे, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास एक रस्सी है, उसको आप खींच रहे हैं, मतलब
टग ऑफ वॉर, रस्साकशी होती है ना, उसमें एक बंदा लेफ़्ट से खींच रहा है, एक राइट से खींच रहा है, तो दोनों अगर सेम फ़ोर्स लगाएँ, एक जितनी ताकत लगाएँ तो रस्सी मूव नहीं करेगी, तो रस्सी की मूवमेंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह अगर सेम एंगल होगा तो उसके अंदर जो रिज़ल्टेंट है वो ज़ीरो होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन इन द बॉडी इज दिस। अच्छा जी, फिजिकल क्वांटिटी बताना है जो कि एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। एंगुलर एक्सेलरेशन होती क्या है? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में डिफरेंस पता होगा आपको। वेलोसिटी स्पीड को बोलते हैं और एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज, यानी कि स्पीड में चेंज जो होता है, बढ़ती या कम होती है, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी जो है रोटेट करने की या स्पिन करने की स्पीड होती है, और जब एंगुलर एक्सेलरेशन होती है वो स्पिन करने में जो चेंज आ रहा होता है वेलोसिटी में वो होता है। तो यहाँ पर किसी भी बॉडी को अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन दें, यानी कि उसको स्पिन या रोटेट करने में जो चेंज आ रहा है, वो कौन सी क्वांटिटी बताती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इम्पल्स, टॉर्क। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, टॉर्क। टॉर्क क्यों होती है? क्योंकि टॉर्क जो है इज़ अ टर्निंग इफेक्ट, इट इज़ द फोर्स ऑफ टर्निंग इफेक्ट, यानी कि टर्निंग इफेक्ट, टर्न करने में हेल्प करता है ये, तो वो टॉर्क इसलिए होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द पॉइंट एट विच एन अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस लीनियर मोशन बट नो रोटेटिव मोशन। वो ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जिस पर अगर फोर्स लगाई जाए तो वो लीनियर मोशन देता है, ना कि रोटेटरी मोशन। यानी कि लीनियर मोशन मीन्स कि एक लाइन में बिल्कुल स्ट्रेट, एक सीधी लाइन में जो है उसका मोशन हो रहा होता है। रोटेटरी मोशन नहीं हो रहा होता है, यानी कि रोटेट नहीं कर रहा होता है, स्पिन नहीं कर रहा होता है। ठीक है, तो लीनियर मोशन कौन से पॉइंट पर से आता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। मिड पॉइंट, बी पर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सी पर ऑप्टिकल सेंटर एंड डी पर है पोल। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर होगी उसी से जो है वो फोर्स लगेगी, तभी लीनियर मोशन आएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अगर फोर्स नहीं लग रही तो लीनियर मोशन नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बॉडीज विच फॉल फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। अच्छा जी, कोई भी बॉडी अगर हम उसको ऊपर से नीचे फेंकें, यानी कि फॉल करवाएं, गिरे, तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगी। तो उसके अंदर कौन सी जो है किस चीज़ की एग्जांपल है, उसके अंदर कौन सी स्पीड होगी, एवरेज एक्सीलरेशन होगी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगी, वेरिएबल एक्सीलरेशन होगी, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, क्योंकि वो जो उसकी इनिशियल स्पीड थी 0, उसके बाद जो गिरने की जो स्पीड है ना, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो सेम ही रहेगी, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। एक्सेलरेशन ना आगे बढ़ेगी ना चेंज होगी ना कम होगी। ठीक है, ना ज़्यादा होगी ना कम होगी, तो इस वजह से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव द प्रॉपर्टीज सच एज। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उनके पास कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। रेगुलर अरेंजमेंट, कोवेलेंट बॉन्डिंग, समवॉट डिफेक्टिव, ऑल ऑफ देम। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, रेगुलर अरेंजमेंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उनके अंदर रेगुलर पैटर्न बना होता है, हर चीज़ की अरेंजमेंट रेगुलर होती है, कुछ भी आगे पीछे नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10, अ मैन थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड इन अ कंपार्टमेंट ऑफ एन एक्सेलरेटेड ट्रेन। अच्छा जी, एक ट्रेन है जो कि एक स्पीड से चल रही है, एक एक्सेलरेशन से चल रही है। ठीक है, अब उसके अंदर एक बंदा है। ठीक है, अब उसने बॉल ऊपर की तरफ फेंकी है, बॉल थी उसके पास, ऊपर की तरफ फेंकी। अब हमें ये बताना है कि बॉल जब वापस नीचे आएगी तो उसके हाथ में आएगी, उसके आगे आएगी, उसके पीछे आएगी, या उसके सामने गिर जाएगी। तो ये बताना है हमें। तो अब ये हम कैसे पता करेंगे। तो अब जब एक ट्रेन चल रही होती है ना एक्सेलरेशन से, ठीक है, तो उसके अंदर सिर्फ ट्रेन नहीं एक्सेलरेट कर रही होती, जो उसके अंदर लोग बैठे होते हैं ट्रेन में वो भी उसी स्पीड से एक्सेलरेट कर रहे होते हैं, उनकी भी उतनी स्पीड ही होती है, उन लोगों की भी। हालांकि वो तो सिर्फ बैठे हुए होते हैं, मगर वो क्योंकि ट्रेन चल रही होती है तो ट्रेन की स्पीड की वजह से वो भी मूव कर रहे होते हैं, तो वो भी उसी स्पीड से मूव करते हैं जिस स्पीड से ट्रेन मूव कर रही होती है, जिस एक्सेलरेशन से ट्रेन होती है। तो जब ट्रेन एक एक्सेलरेशन से चल रही है, उसके अंदर लोग एक एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, तो उसके अंदर जो बंदे के हाथ में बॉल है वो भी उसी एक्सेलरेशन से होगी। तो जब वो ट्रेन के ऊपर बॉल जब वो उछालेगा, बॉल ऊपर फेंकेगा, तो जब वो वापस नीचे आएगी ना, तो वो उसी एक्सेलरेशन से मूव करती हुई नीचे आएगी, तो उसके सीधा हाथों में आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे करेक्ट होगा, इन हिज हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द मोर ही लर्न डैश ही सर्व। अच्छा जी, वो जितना ज़्यादा सीखेगा उतना वो सर्व करेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर बन रहा है। ए पर है बेटर, बेटर ही सर्व, बी पर है द बेटर ही सर्व, एंड सी पर है द बेस्ट ही सर्व। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, द मोर ही लर्न द बेटर ही सर्व। जितना ज़्यादा वो सीखेगा उतना ज़्यादा वो सर्व करेगा, यानी कि उतना ज़्यादा वो खिदमत करेगा।
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नदीम इज़ वेरी सून गोइंग टू बी डैश। अच्छा जी, यहाँ पर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म पुट करनी है। थर्ड फॉर्म मतलब आएगी, ये मैं गलती से बोल दिया, लेकिन वर्ब की करेक्ट फॉर्म पुट करनी है। ए पर है एम्प्लॉय, बी पर है एम्प्लॉयड, सी पर है टू एम्प्लॉय। तो यहाँ जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है एम्प्लॉयड। नदीम इज़ वेरी सून गोइंग टू बी एम्प्लॉयड, ये एम्प्लॉयड इस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये यहाँ पर करेक्टली यूज़ हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13, ही हैड स्केर्सली क्रॉस द रोड डैश द बस केम। अच्छा जी, उसने स्केर्सली रोड क्रॉस किया। स्केर्सली का मतलब होता है मुश्किल से, उसने मुश्किल से रोड क्रॉस किया क्योंकि बस आ रही थी। बस आने से पहले पहले उसने रोड क्रॉस कर लिया, मगर मुश्किल से करा। ठीक है, अब ये इसमें हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है। ऑप्शन आएगा, ए पर है देन, बी पर है व्हेन, सी पर है बिफोर एंड डी पर है देन। अच्छा, बस के आने से पहले करा तो पहले की इंग्लिश होती है बिफोर। ही हैड स्केर्सली क्रॉस द रोड बिफोर द बस केम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, बिफोर द बस केम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सेंटेंस कंप्लीट करना है इसमें भी। दे हैड हार्डली रीच्ड देयर शेल्टर डैश इट रेन। वो बड़ी मुश्किल से अपने शेल्टर में पहुँचे, यानी कि एक ऐसी जगह जो महफूज हो, जो बारिश से, जहाँ पे बारिश ना हो रही हो, उस जगह पे पहुँचे जब बारिश हो रही थी। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शंस देख लेते हैं कौन सा करेक्ट आंसर आएगा। ए पर है देन, बी पर है व्हेन, सी पर है बिफोर, डी पर है देन। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, व्हेन। दे हैड हार्डली रीच्ड देयर शेल्टर व्हेन इट रेन्ड, जब बारिश हो रही थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असलम एंड अकरम आर पेंटर्स। अच्छा, असलम और अकरम पेंटर्स है, डैश इज़ द बेटर, यानी कि इनमें से बेटर कौन है, सबसे अच्छा पेंटर कौन है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए द लेटर, द लेटर और द लेटर। द लेटर तो ख़त को बोलते हैं, बी वाला जो है द लेटर जो है वो बाद में किसी चीज़ आने को बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो हुआ द लेटर। द लेटर बोलते हैं कि सेकंड नंबर वाला, यानी कि असलम और अकरम दो लोग हैं, इसमें से जो सेकंड है यानी कि जो अकरम है वो बेटर है। तो द लेटर इज़ द बेटर, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ही वांटेड टू मेक हिम डैश इजी। अच्छा, ऑप्शंस देख लेते हैं। करेक्ट करना है, मतलब इसमें हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो ऑप्शन ए पर है राइट, बी पर है रोट, सी पर है राइटिंग एंड डी पर है टू राइट। तो यहाँ आई थिंक ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है टू राइट। ही वांटेड टू मेक हिम टू राइट इजी, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो है क्वेश्चन वर्ड है हाउ वाला। ठीक है, तो इसके अंदर हमें बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। डैश डू यू विज़िट दिस प्लेस, आपने विज़िट कैसे प्लेस करी। हाउ डू यू विज़िट, नहीं, डैश डू यू विज़िट दिस प्लेस, यानी कि जगह आपने कैसे विज़िट करी, ये पूछा है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पर है हाउ ऑफन, हाउ ऑफनली, हाउ फ्रीक्वेंट। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट है, जो कि हाउ ऑफन डू यू विज़िट दिस प्लेस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ड्रग्स एडिक्शन डैश द मूड एंड बिहेवियर ऑफ द एडिक्ट्स। यहाँ पर भी हमें जो है करेक्ट जो है वर्ब की फॉर्म पुट करनी है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पर है ऑल्टर्स, बी पर है ऑल्टरिंग, सी पर है ऑल्टर्ड एंड डी पर है टू ऑल्टर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है ऑल्टर। ड्रग्स एडिक्शन ऑल्टर्स द मूड एंड बिहेवियर ऑफ द एडिक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19, डैश ही राइट दीज आंसर्स बट ऑल्सो स्पीक दैम। अच्छा जी, ये ना कि ये सिर्फ जो है सिर्फ इन आंसर्स को लिख नहीं सकता, बल्कि ये बोल भी सकता है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए पर है नो ओनली कैन, बी पर है नॉट ओनली एंड सी पर है ओनली नॉट। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है, नो ओनली कैन। नो ओनली कैन ही राइट दीज आंसर्स बट ऑल्सो स्पीक दैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द लाइन इज़ बिजी समवन डैश यूजिंग टेलीफोन। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, यानी कि लाइन बिजी है तो कोई ना कोई टेलीफोन यूज़ कर रहा होगा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। मस्ट, बी पर है मस्ट बी, सी पर है इज़ एंड डी पर है विल बी। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी बिल्कुल करेक्ट है, मस्ट बी, यानी कि द लाइन इज़ बिजी समवन मस्ट बी यूजिंग टेलीफोन। तो अच्छा, उम्मीद करता हूँ हम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में हम मैथमेटिक्स और जीके के क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अल्लाह हाफ़िज़।